जीवन भर हम किसी भी तरह से उन लोगों के साथ फिर नहीं जाएंगे। हम लोग सब जो पुराने समाजवादी हैं एक साथ रहेंगे। बिहार का तो तरक्की करेंगे ही, देश के उत्थान के लिए भी हम लोग मिल करके काम करेंगे। आप सबका सहयोग चाहिए। नमस्कार, मैं हूं पंकज झा। अंदर की बात पंकज झा के साथ आप यही कार्यक्रम देख रहे हैं। हमने अभी तक बात की थी यूपी को लेकर के, लेकिन आज मामला बिहार का, बात बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की। अब सब जानते हैं कि नीतीश कुमार को लेकर कोई ये दावा नहीं कर सकता है कि नीतीश कुमार कब किसके साथ चले जाएं। मतलब नीतीश कुमार पार्टी नहीं बदलते हैं, नीतीश कुमार पार्टनर बदल लेते हैं, और वो कब अपना पार्टनर बदल लें ये किसी को नहीं पता। आजकल जो उनके लिए लगातार बैटिंग कर रहे हैं ना, मंचों से और बयानों से, ललन सिंह जो उनके अब सबसे करीबी बन गए हैं, उन्होंने ही बहुत पहले कहा था कि नीतीश कुमार को कोई समझ नहीं सकता, उनकी आंत में दांत है। मतलब नीतीश कुमार के साथ रहे प्रशांत किशोर जो उनके लिए कभी चुनावी रणनीतिकार थे, वो भी कहते हैं कि नीतीश कुमार को कोई समझ नहीं सकता है। लेकिन आज हम बात नीतीश कुमार की समझ की नहीं कर रहे हैं, बात उनकी कसम की कर रहे हैं, और वो कस्में भी कई बार खा चुके हैं। लेकिन आज बात हम करते हैं नीतीश कुमार की तीसरी कसम की, और ये तीसरी कसम उन्होंने कैसे खाई है और उसके राजनीतिक मायनों को हम टटोलेंगे, तलाशेंगे और समझेंगे कि आखिर नीतीश कुमार ने ये बात कही है तो क्यों कही है, और अगर कह दी है तो इससे उनका क्या फायदा है, आखिर नीतीश के मन में चल क्या रहा है। क्योंकि नीतीश कुमार बहुत मजे हुए राजनेता हैं, जब वो कुछ कहते हैं तो आप ये मानकर चलिए कि बात निकली है तो फिर दूर तलक जाएगी। तो कहाँ दूर तक जाती है, आज इसी पर आहिस्ते आहिस्ते इत्मीनान से बात करेंगे आपसे। समस्तीपुर में इंजीनियरिंग कॉलेज का एक कार्यक्रम था, और उसी में मंच से नीतीश कुमार ने कहा कि अब हम जीवन भर कभी बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। आखिर उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ा? वो बीजेपी तो छोड़ चुके हैं करीब 2-3 महीने पहले, पाला बदलकर वो एक बार फिर से आरजेडी के साथ सरकार बना चुके हैं। मुख्यमंत्री वो पहले भी थे और आज भी हैं, और कोई पहली बार उन्होंने बीजेपी को नहीं छोड़ा और बीजेपी के साथ नहीं गए, ऐसा भी नहीं है। तो आखिर क्या वजह है कि नीतीश कुमार मंच से ये कह रहे हैं और ये कसम खा रहे हैं? मैं इसको तीसरी कसम इसीलिए कह रहा हूं कि इससे पहले भी उन्होंने कसमें खाई थी। उन्होंने कहा था बीजेपी के लिए कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। ये उन्होंने बीजेपी के लिए कहा था, उन्होंने बयान दिया था, मुझे याद आ रहा है। और तब उन्होंने कहा था कि मिट्टी में मिल जाऊंगा लेकिन कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा। जब बात आप याद करिए 2013 के आसपास की बात है, जब तय हो चुका था कि नरेंद्र मोदी बीजेपी के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार होंगे, और तब किसी भी सूरत में चाहते नहीं थे नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी के साथ जाना। वैसे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी बाद में साथ में आए और पहले भी साथ में रहे थे। आरजेडी के लिए भी वो ऐसी ही एक कसम खा चुके हैं, इसीलिए मैं उसे दूसरी कसम कह रहा हूं। आरजेडी के लिए उन्होंने क्या कहा था, शब्दशः मैं सुनाना चाहता हूं, ताकि कल को कोई ये ना कहे कि मैंने कोई गलत बात कह दी, अपने मन से कुछ जोड़ दिया। तब उन्होंने कहा था कि कफन में जेब नहीं होती, भ्रष्टाचार करने वालों के साथ हम कैसे जा सकते हैं। तब जब भ्रष्टाचार के आरोप लगे थे, लालू यादव को जेल जाना पड़ा था, उनको सजा हुई थी, तेजस्वी यादव के खिलाफ भी मुकदमे हुए, तब उन्होंने ये बात कही थी। ये बात तब की है जब 2015 में लालू और नीतीश मिलकर चुनाव लड़े थे, सरकार बनी थी, और 18-19 महीने बाद ही तलाक हो गया लालू और नीतीश कुमार में। उसके बाद नीतीश कुमार का ये बयान आया था। तो फिर से एक बार वो चले आए हैं उन्हीं लालू यादव के साथ। उनको अब उनमें दाग नहीं दिखते हैं, भ्रष्टाचार नहीं दिखता है। मंच से वो बार बार कहते हैं कि ये तो बीजेपी की साजिश है, जो उनके साथ नहीं होते हैं उनके खिलाफ वो इसी तरीके की कार्रवाई करते हैं। तो इसीलिए मैंने कहा तीसरी कसम है नीतीश कुमार की। अब आते हैं कि आखिर उन्हें ऐसा क्यों कहना पड़ रहा है, और बात जो हो रही है वो ये है कि 2024 का लोकसभा चुनाव है। 2024 के लोकसभा चुनाव में खुद नीतीश तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन उस हिसाब से बैटिंग हो रही है, और उसी तरीके से नीतीश आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। या जिस तरीके से पिछले कुछ दिनों में नीतीश कुमार ने अपने को उस हिसाब से पोजीशनिंग की है कि वो लग रहा है कि एक तरीके से वो कह सकते हैं कि नरेंद्र मोदी के खिलाफ विपक्ष की तरफ से प्रधानमंत्री का चेहरा बनने की ख्वाहिश उनके मन में है। वो पिछले सालों से, कई सालों से बिहार के मुख्यमंत्री हैं, और एक तरीके से सब ये मानकर चल रहे हैं कि अगली बार यानी
अभी जो चुनाव हुआ था उसके बाद जो खत्म हो जाएगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद जब होगी बात, तो फिर वो यानी 2025 में जब बिहार में विधानसभा के चुनाव होंगे तो उस वक्त वो मुख्यमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं रहेंगे। उनका आखिरी समय चल रहा है। अगर बिहार की राजनीति में एक तरीके से देखें, लोग ये मानकर चल रहे हैं। तो बात हम ये कर रहे थे कि नीतीश ने आखिर ऐसा क्यों कहा। देखिए, राजनीति में क्या है, नीतीश कुमार को अगर आप देखिए तो उनके खिलाफ भ्रष्टाचार के कोई आरोप नहीं है। उन पर किसी तरीके के कोई भ्रष्टाचार के आरोप इतने लंबे राजनीतिक जीवन में, जब वो केंद्र में मंत्री रहे, बिहार में मुख्यमंत्री रहे, कोई आरोप नहीं लगा। वंशवाद के भी कोई उनके आरोप नहीं है, जिस तरीके से दूसरे तमाम नेताओं को ये वंशवाद के आरोप झेलने पड़ते हैं। और नरेंद्र मोदी ने एक बड़ा मुद्दा बना लिया है 2024 के चुनाव में। यूपी में देखिए तो मुलायम परिवार हो गया, बिहार में अब चले जाएं तो लालू यादव का परिवार है, दक्षिण भारत में चले जाएं तो वहाँ भी इस तरीके से परिवार है कई सारे। आपको अगर आप देखें अलग अलग राज्यों में अलग अलग परिवार है। चंद्रशेखर राव का हो गया, महाराष्ट्र में पवार का हो गया, उसके बाद ठाकरे का हो गया। तो राजनीति में वंशवाद को नरेंद्र मोदी एक बड़ा मुद्दा बना रहे हैं, लेकिन इस मुद्दे के बहाने नीतीश कुमार को घेरा नहीं जा सकता। तो कैसे आप घेर सकते हैं नीतीश कुमार को? तो विचारधारा की बात, उस विचारधारा में जहां वो कभी भी किसी के साथ जा सकते हैं। वो बीजेपी के साथ चले जाते हैं, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं। हालांकि एक बात ये भी सच है कि वो बीजेपी के साथ भी रहे तो कई बड़े मुद्दों पर वो बीजेपी के साथ नहीं दिखे। वो एनआरसी का मुद्दा हो, सीए का मुद्दा हो, या फिर ये जो पिछड़ी जातियों के सेंसस को लेकर के है, कास्ट जाति आधारित जनगणना को लेकर, उसमें वो बीजेपी के खिलाफ खड़े थे। और कहीं ना कहीं वो बीजेपी के साथ रहते हुए भी सेकुलर का मुद्दा, सेकुलरिज्म का मुद्दा लगातार उठाते रहे थे। तो बात ये हो रही है नीतीश कुमार की तीसरी कसम की। वो एक तरीके से लोगों के मन में जो भ्रम की स्थिति आ रही है कि आने वाले दिनों में नीतीश कुमार कुछ कह सकते हैं, कुछ कर सकते हैं, कहीं पलट तो नहीं सकते हैं। जैसा तेजस्वी यादव पहले उनको बोलते थे कि ये तो पलटू चाचा हैं, ये कभी भी पलट जाएंगे, कभी बीजेपी के साथ चले जाएंगे, कभी आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो एक जो हिंदुस्तान की जनता जो है, जो नीतीश कुमार को एक मजे हुए मुख्यमंत्री राजनेता के तौर पर जानती है, लेकिन उनकी छवि कहीं खंडित होती है तो ये पलटने वाली बात, यानी यू टर्न लेने वाली बात। तो अब एक तरीके से वो ये बता रहे हैं कि बीजेपी का जो साथ छोड़ा, ये वो बीजेपी नहीं है, ये वो अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी वाली बीजेपी नहीं है, ये दूसरी बीजेपी है। तो नीतीश अपनी इमेज में जो हल्का सा जो दाग लगा था, उस दाग को धोने के कोशिश में एक तरीके से लगे हैं। और ये पोजिशनिंग उनकी इसीलिए हो रही है। आप देखिए जिस तरीके से वो दिल्ली आकर के लालू यादव के साथ सोनिया गांधी से मिलते हैं, फिर जाकर के आपने देखा होगा कुछ दिनों पहले उनकी तस्वीरें और वीडियो आई थी जब वो सफाई गांव पहुंचे थे। मुलायम सिंह के निधन के बाद उन्होंने अखिलेश यादव से मुलाकात की। बाहर निकले तो पत्रकारों ने शिवपाल और अखिलेश के झगड़े को भी पूछा, तो साफगोई से उन्होंने कहा कि भाई हम तो मुख्यमंत्री रह चुके हैं अखिलेश यादव, तो हम तो उन्हें प्रमोट करना चाहते हैं। और शिवपाल यादव को भी उन्होंने समझाया कि आप दोनों साथ रहिए। कहीं ना कहीं एक तरीके से विपक्ष को एकजुट करने की कोशिश कर रहे हैं। उनके जो साथी हैं लालू यादव, उन्होंने भी कहा कि बिना कांग्रेस को लिए हुए आप बीजेपी के खिलाफ किसी विपक्ष की परिकल्पना नहीं कर सकते। सारी कोशिशें और कवायद जो है 2024 का है। नीतीश अपनी राजनीति में आखिरी पारी खेल रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि ये बेहतर मौका है और इस वक्त वो एक कड़ा फैसला ले सकते हैं, और इसीलिए उसी हिसाब से अपनी छवि रचने की कोशिश में जुटे हुए हैं। जैसा आपको याद होगा कि वो कोई भी फैसला लेते हैं तो उसके पहले पृष्ठभूमि बनाने लगते हैं। ऐसा नहीं होता है कि अचानक एक सुबह उठे और उन्होंने फैसला कर लिया कि बीजेपी के साथ नहीं रहना है या आज आरजेडी के साथ नहीं रहना है। उस पर वो पहले से होमवर्क करते रहते हैं। बिहार की राजनीति को कुछ सालों तक करीब से समझने का सौभाग्य मिला है। और मुझे याद है, आपको एक बहुत बात पते की बताता हूँ, जब 2015 में लालू और नीतीश मिलकर चुनाव लड़े थे, और जब जिस दिन वोटों की गिनती हो रही थी और ये तय हो चुका था कि ये जो महागठबंधन है लालू नीतीश कांग्रेस का, वही उनकी सरकार बनने वाली है, तो नीतीश कुमार अपने घर पर थे पटना में। हम लोग 2-4 पत्रकार उनसे मिलने गए, साथ में उस वक्त उनके प्रशांत किशोर भी थे। और तब जो एक बड़ी बात कही थी वो मैं आपसे साझा करना चाहता हूँ। तब नीतीश जी ने कहा था कि भाई देखिए, जैसा वो बोलने का उनका अंदाज है कि भाई देखिए, सरकार तो बन रही है महागठबंधन की, हम सब की, लेकिन एक बात है कि बीजेपी के साथ सरकार चलाना ना बड़ा आसान काम है, बड़े कंफर्ट जोन में रखते हैं वो, मतलब बहुत अच्छे सहयोगी हैं। तो यानी 2015 में जब सरकार बन रही थी महागठबंधन की, तब भी उनके मन में था कि आगे उन्हें क्या करना है, और यही हुआ। 18-19 महीनों बाद उन्होंने आरजेडी का साथ छोड़ दिया।
वो बीजेपी के साथ चले जाए। अभी जो वो ये तीसरी कसम खा रहे हैं कि अब मैं कभी बीजेपी के साथ नहीं जाऊंगा, तो पूरे विपक्ष को भरोसा दिला रहे हैं कि हमारी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ बीजेपी और उसकी विचारधारा से है, और इसीलिए वो सारे विपक्ष को एकजुट करने के प्रयास में है। बात भले ही लालू यादव कहते हैं कि बिना कांग्रेस के विपक्ष को हम एकजुट नहीं कर सकते हैं, विपक्ष की एकता की बात नहीं की जा सकती, लेकिन ये नीतीश कुमार की ही बात है। नीतीश कुमार भी सबको साथ लेकर के और अपने को बिना कहे हुए चेहरे को आगे बढ़ाना चाहते हैं। उनके मन में एक गणित है, और वो गणित अपने करीबी नेताओं से भी शेयर कर चुके हैं कि अगर आज जितनी बीजेपी के सांसदों की संख्या है उसमें से अगर 40-50 सांसद घट जाएं तो शायद बीजेपी या फिर कह लें कि एनडीए सरकार बनाने की स्थिति में नहीं होगी, और उस वक्त में बीजेपी के भी कुछ सहयोगी जो हैं वो पाला बदल सकते हैं, और शायद 2024 में ऐसी स्थिति हो कि विपक्ष के पास प्रधानमंत्री बनाने का एक मौका मिल जाए। ये उनकी अपनी समझ है, मैं नहीं कह रहा हूँ, ये उनकी अपनी समझ है, उनको लगता है। वैसे भी आज की तारीख में बीजेपी के पास कोई बहुत बड़ा सहयोगी दल तो है नहीं। अकाली दल का साथ छूट चुका है, शिवसेना भी छूट चुकी, एक धड़ा छूट चुका, दूसरे को उन्होंने अपने साथ लिया है, तो छोटे छोटे सहयोगी दल हैं। नीतीश कुमार को ये लगता है कि बिहार में अगर उन्हें, यानी कि बीजेपी को अगर अच्छा खासा नुकसान हो जाता है, बंगाल में जहां ममता बनर्जी हैं वहां नुकसान हो जाता है, या फिर महाराष्ट्र में हो जाता है, कुछ दूसरे राज्यों में हो जाता है, तो ये जो उनका गणित है कि 40-50 सांसदों की संख्या कम हो जाएगी बीजेपी की, तो फिर ये हो सकता है। अब मैं थोड़ा सा आंकड़ों की बात कर लें, क्योंकि राजनीति जो होती है वो आंकड़ों का खेल है कि आखिर 2024 में किसकी सरकार बनेगी और क्या होगा। मैं एक मोटे तौर पर बात बताता हूँ। 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था कि बीजेपी और जेडीयू और लोक जनशक्ति पार्टी, रामविलास पासवान तब जीवित थे, इन सब ने मिलकर चुनाव लड़ा, और उसमें स्थिति ये हुई कि आरजेडी का तो खाता तक नहीं खुला था। कांग्रेस को एक सीट मिली थी, किशनगंज की मोहम्मद जावेद वहाँ से जीते थे। बीजेपी 17 सीटों पर, जेडीयू 16 सीटों पर, और एलजेपी को 6 सीटें मिली थी। बिहार में कुल 40 लोकसभा की सीटें हैं, यानी बीजेपी और जेडीयू ने मिलकर ही और एलजेपी ने मिलकर 39 सीटें जीत ली थी। इनको लगता है, नीतीश कुमार को, कि इस बार बिहार में बीजेपी को बड़ा नुकसान होगा। ये उनकी अपनी समझ है। उनको ये लगता है कि यहाँ सबसे बड़ा नुकसान होगा, बंगाल में नुकसान होगा, तो बीजेपी का जो विजय अभियान है 2024 में मोदी का, वो थम सकता है। ये पहला मौका होगा, अभी तक अगर साथ रहे नीतीश और तेजस्वी, तो ये पहला मौका होगा जब दोनों पार्टियां मिलकर चुनाव लड़ेंगी। पिछली बार जो है वो बीजेपी के साथ मिलकर चुनाव लड़ी थी जेडीयू और बीजेपी, इस बार वो आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। तो उनको लगता है कि 40 में से एक बड़ा हिस्सा जो है वो विपक्ष को मिल जाएगा, कांग्रेस को या फिर जेडीयू को या फिर आरजेडी को। इस लिहाज से नीतीश ने ये तीसरी कसम खाई है और लोगों में भरोसा जताना चाहते हैं कि उनकी लड़ाई सिर्फ और सिर्फ अब बीजेपी से है। ये उनके जीवन का, मतलब राजनीतिक जीवन का आखिरी लम्हा है, और बीजेपी को रोकने के लिए उन्होंने पूरी जान लगा दी है, और उनकी विश्वसनीयता पर सवाल नहीं उठाया जा सकता है। इसीलिए नीतीश ने तीसरी कसम खाई है। लेकिन क्या इस तीसरी कसम से उनके जो आखिरी सपने हैं वो सपना पूरा हो पाएगा? राजनीति है, क्या कह सकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप अपनी सुझाव हों या फिर आपकी शिकायतें हों तो ज़रूर हमें बताइएगा। नीचे जो YouTube का लिंक होगा उस पर जाकर आप अपनी बात रखिएगा, तो मुझे खुशी होगी। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।